स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल सलमान स्टडी सेंटर पे ये है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो लाइफ प्रोसेस की एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये हमारे रेस्पेक्ट यानी हम लोगों के रेस्पेक्ट से ही है। तो देखिए, जब डाइजेशंस की बात आती है हमारे ह्यूमंस में, हम लोगों में जब डाइजेशंस की बात आती है तो इसमें देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स होते हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डाइजेशंस में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी आई है, ईयर है, ये ऐसे ऑर्गन्स है जो न्यूट्रिशंस में या डाइजेशंस में कोई इनका लेन देन नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज डेट ये जो आई है वो मेरे डाइजेशन या के डाइजेशंस में कोई इन्वॉल्व है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है जो इस डाइजेशंस में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ डाइजेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आज यही क्लियर करेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है एलिमेंट्री कैनाल, और जो दूसरा है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहली चीज को हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो दिया है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट्री कैनाल्स को। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर्स का होता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल। सो अभी डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ प्रोसेस होती है कि फूड को लेंगे तो किस किस ऑर्गन से होकर जाएगा, और मतलब इसकी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पचता है, कहाँ डाइजेशन होता है और कहाँ मतलब ये सब वगैरह वगैरह सब होता है, ठीक है ना। तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल्स में 5 टाइप्स यानी 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला जो है माउथ, दूसरा ओइसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट है एनस। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 है। तो इसमें क्या करेंगे, पहली चीज को पढ़ेंगे। जो माउथ है उसको बक्कल कैविटी बताते हैं, बक्कल कैविटी। ओइसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है। तो माउथ का जो हमारा मेन पार्ट होता है, जो माउथ का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, इंजेक्शन करता है फूड का, जिसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले फूड को लेगा, फूड को यहाँ से लेगा तो वो ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक्स में जाएगा, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा बॉडी के बाहर। तो ये देखिए कहाँ स्टेप फॉलो कर रहा है। पहले तो कहाँ जा रहा है, माउथ से लिया जा रहा है तो ओइसोफेगस में जा रहा है, ओइसोफेगस के बाद स्टमक्स में जा रहा है, स्टमक्स फिर से भेज रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस के थ्रू बाहर निकाल दे रहा है। तो इनकी प्रोसेस ये है कि पहले हम फूड को लेंगे तो यहाँ जो ओइसोफेगस आपको दिख रहा है एक पाइप की तरह, इसमें 2 पाइप होते हैं। एक ओइसोफेगस जो फूड पाइप होता है और एक वाइन पाइप होता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक वाइन पाइप तो एक फूड पाइप। ये इसमें 2 चीज़ें होती है। जो फ्रंट से अगर देखिए, हम फ्रंट पे खड़े हैं ना, तो आगे जो फ्रंट वाला पार्ट है ओइसोफेगस का, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वाइन पाइप, और उसके जो एकदम पीछे जो होता है पोस्टीरियर साइड में जो होता है उसको बोलते हैं फूड पाइप, जिसको ओइसोफेगस बोलते हैं। तो आपने सुना होगा एपिग्लोटिक्स की बात, ठीक है ना। एपिग्लोटिक्स वो होता है जो रिंग टाइप्स का होता है, ऐसे ये रिंग टाइप्स का है ना। तो जब फूड को हम लेते हैं, यहाँ से फूड को जब लेते हैं तो क्या करता है,
वाइंड पाइप ऐसे मतलब प्रिवेंट करता है कि वाइंड पाइप तो केवल उसमें से मतलब पास करेगा हवा को, ठीक है ना, फूड को नहीं जाने देगा वाइंड पाइप में, क्योंकि वाइंड पाइप कुछ हम जो रेस्पिरेशंस करते हैं, कुछ हम हवा लेते हैं वो नोज के थ्रू लेते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन कुछ हमारी जो एयर्स होती है वो माउथ के थ्रू भी आता है, तो वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है ना। तो वाइंड पाइप का क्या है कि वाइंड पाइप क्या करेगा कि वो प्रिवेंट करेगा फूड को कि हमारे पास ना आओ, तुम अपने ही दिशा में जाओ। तो एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, जब फूड आता है, जब यहाँ से फूड आएगा तो ये यहाँ पर एक ऐसे स्टेप्स होता है, एक ऐसे मतलब फंक्शन करने वाले कुछ रेगुलेटर्स लगे होते हैं जो ये प्रिवेंट करता है, फूड जब आता है तो ये ऐसे बंद हो जाता है, उसको ढकेल देता है फूड को, वो इसोफेगस में चला जाता है और फिर से वो एपिग्लॉटिक्स बंद हो जाता है। यानी जब तक हम फूड को लेते रहेंगे तब तक ये एपिग्लॉटिक्स अपना फंक्शन करता रहेगा कि वो प्रिवेंट करेगा फूड वाइंड पाइप में ना जाए, ठीक है ना। वो वैसे होते हुए आएगा तो पहले यहाँ पे स्टमक्स में जाएगा, स्टमक्स के पास उससे और भी लेबोरेटरी क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर से एनस में चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ। अब दूसरी बात रही ये कि ओइसोफेगस से जो फूड आता है स्टमक के अंदर जाता है, वो किस तरह का फूड और किस माध्यम से वो नीचे जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बना लिया एक, आप लोग सोचते होंगे कि जो ओइसोफेगस है ऐसा है, ठीक है ना, और यहाँ से हमने फूड को डाला ही डायरेक्टली स्टमक्स में चला गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा है ही नहीं। कुदरत ने भी बनाया तो कुछ ऐसे सिचुएशंस को देखकर, जैसे कि ये है हमारा ओइसोफेगस, ठीक है ना, और इस ओइसोफेगस में जब फूड को डालेंगे ऐसे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू क्या होगा, ये जो फूड है वो स्टमक के अंदर जाएगा, यहाँ तक कि स्टमक ओइसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये भी कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू ही जाएगा। अब देखिए कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड क्या होता है, ये मैंने एक फिगर बना लिया, ठीक। दूसरा फिगर ये है जो ओइसोफेगस है, अब फूड यहाँ पे चला आया है, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे हुआ है, ऐसे फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंट्रैक्टेड हुआ है, कंस्ट्रक्टेड और यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है, वह एक्सपेंडेड हुआ है, ठीक है ना। तो ये फूड ऐसे ही चलता रहेगा, नीचे चलता रहेगा, यानी कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू वो क्या जो फूड होगा वो स्टमक्स में चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ तक कि स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाएगा तो भी ये कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक वर्ड आता है पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, जो पेरिस्टाल्सिस होता है वो कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू जो फूड हमारा नीचे जा रहा है, तो कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड, कंट्रैक्टेड एक्सपेंडेड ऐसे करके फूड क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है ना, जिसको मतलब वो जहाँ जाना चाहे, तो वैसी प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरिस्टाल्सिस पूछता है भी डेफिनेशंस बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड और भी कंपटीशंस में, नीट्स में भी पूछे जाते हैं, तो ऐसी चीज़ को हमको याद रखना पड़ेगा कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है और ये किसके थ्रू फूड नीचे जाता है, तो थ्रू द पेरिस्टाल्सिस, और कौन सा इसमें प्रोसेस लागू होता है, तो कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड, ठीक है ना। तो ये फूड ऐसे जाता है। अब देखिए जैसे कि हम फूड को जब लेते हैं तो ये नहीं कि हम ऐसे सीधे खड़े तो ही फूड को ले रहे हैं, ऐसे जब फूड को लेंगे तो नॉर्मली बात है ये फूड जाएगा कहाँ, स्टमक के अंदर जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर ही जाएगा।
अगर हम सोकर फूड लेते हैं तो क्या वो जहाँ से लेंगे वहीं पर रुक जाएगा कि फिर वो जाएगा? जाएगा ना। तो अगर सोचिए आप, जैसे कि मैंने ये बना दिया और फूड को लिया, डायरेक्टली नीचे चला गया, तो ऐसा तो गलत है। तो ऐसे अगर सो के लेंगे या लटक के लेंगे फूड को, तो जहाँ से खाएंगे वहीं पर रुक जाएगा। नहीं तो अगर उलट के खा रहे हैं तो हमारा फूड जो होगा वो स्टमक में जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू ही जाता है। अगर आप लटक कर खाएंगे तो भी आपका फूड ओएसोफेगस स्टमक में ही जाएगा, और किसके थ्रू? पेरिस्टालसिस, कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। आप बात को हमारे समझ गए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो स्टमक्स होती है, जो स्टमक्स होती है उसकी प्रोसेस क्या है। जब ओएसोफेगस स्टमक में चला आता है तो स्टमक्स, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक जे शेपेड होता है। जो स्टमक है जे शेपेड होता है। बहुत बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता भी है, कॉम्पिटिशन्स में, नीट में भी पूछता है और बोर्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट पूछता है कि स्टमक का शेप कैसे होता है, या जे शेपेड किसका स्ट्रक्चर है, तो स्टमक का। तो देखिए यहाँ से मैंने फूड को जब यहाँ पे ले रहा था तो कैसे आ रहा था? कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड थ्रू आ रहा था। तो जब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड, और फूड जब को उसको भेजना है का स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर भी कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड, यानी जब बात किया जाए तो जहाँ फूड पास करता है वो किसके थ्रू पास करता है? कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू ही पास करता है, और वो एक्नस के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल को कर देगा, बाहर निकाल देगा बॉडी के, ठीक है ना। अब देखिए बात रहा कि जब स्टमक्स होती है, स्टमक्स के अंदर आती है तो वहाँ की डाइजेशन होता है, और ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। और कुछ डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाते हैं, जैसे कि वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, और ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, और डाइजेशन स्टमक्स में होता है। कुछ हल्की फुल्के स्टमक्स में डाइजेशन होता है, और जो एकदम कम्प्लीटली जो डाइजेशन जितना होना चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। तो अगर ये फूड को नहीं बचा पाएगा, नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, जितना उसको करना है वो कर लिया, अब भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको डाइजेशन के लिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इंटेस्टाइन, जो जब स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं बहुत सी कॉवेट लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रही है, तो कॉवेट लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है थोड़ा सा बड़ा कर्वेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, वह थोड़ा एक लीनियर टाइप्स में कर्व है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा कर्व है, ठीक है ना, और बहुत थिन भी है। तो अगर बात किया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन नहीं होगा, और जितना होना है तो हो गया, अब जो नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में भेज दिया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब बात रहा कि जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक लार्ज इंटेस्टाइन है, गौर से सुनिएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर लेंथ है। 6 मीटर लेंथ कोई ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा है, यानी 2 मंजिले घर के बराबर। अब इतना बड़ा कैसे हो गया? एक्चुअली में क्या होता है, इससे सबसे थिन होता है और छोटा होता है, और वो वहीं पे मतलब क्वाइलेट के थ्रू स्ट्रक्चर लाइफ होते हैं, इसमें कर्व होते हैं, ठीक है ना। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 1.5 मीटर होता है, यानी 1.5 मीटर रहता है, ठीक है ना। यानी पूरा अगर इंटेस्टाइन की बात करें, टोटली इंटेस्टाइन की बात करें तो कितना होगा? 7.5 मीटर होगा। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल्स की जो लेंथ होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है
वो होता है 9 मीटर पूरी। अब जैसे कि मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का है जो 6 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन का है यानी 1.5 मीटर, ये हो गया 7.5 मीटर। तो इसमें और भी तो ऑर्गन्स है जैसे कि ओइसोफेगस है, स्टमक्स है, एनस है, इसको लेकर पूरा कितना एलिमेंट्री कैनाल, जिसको गट बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल कैनाल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसमें सारे डाइजेशन से रिलेटेड है और ये इसी को एलिमेंट्री कैनाल्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल्स हैज लेंथ ऑफ 9 मीटर्स। अब 9 मीटर्स कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया कि 6 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन था यानी 2 मंजिले घर के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो डिस्कस हो गई, ठीक है ना। अब जो अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का है, तो फिर जो बड़ा है उसको स्मॉल बोला जा रहा है, जो छोटा है उसको लार्ज बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो इसमें फर्क बस इतना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 6 मीटर का और लार्ज इंटेस्टाइन होता है 1.5 मीटर का, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ब्रेथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत से छोटे कर्व में होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो विड्थ है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। इसका जो विड्थ है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसकी लेंथ तो छोटा है, ठीक है ना, लेकिन इसकी विड्थ कितनी है, लार्ज है, ठीक है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं। ये लेंथ पे डिपेंड है, ये ब्रेथ पे डिपेंड है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्रेथ होती है बहुत स्मॉल होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ब्रेथ होती है वो बहुत लार्ज होता है। सो इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो देखिए यहाँ पे एक बात ये रह गया कि जब हम ओइसोफेगस स्टमक्स में ले रहे हैं फूड को, तो एक सवाल आता है कि जब ओइसोफेगस से फूड स्टमक में जा रहा है, तो अगर किसी पर्सन को ऐसे उलट दिया जाए, उसको जैसे कि उसकी जो पैर है उसको ऊपर कर दिया जाए और जो हेड है उसको नीचे कर दिया जाए, तो जो स्टमक्स में फूड एब्जॉर्ब है वो ओइसोफेगस से माउथ से निकलेगा कि नहीं, ये सवाल होता है ना। लेकिन ये इसमें एक स्फिंक्टर लगे होते हैं। वो स्फिंक्टर्स जैसे कि स्फिंक्टर कहें तो एक गार्ड, एक हवलदार, यानी वहाँ पर रक्षक कि जो मतलब तुम यहाँ पे पास कर गए हो तो फिर यहाँ से तुमको जाने नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। उसको हम बोल सकते हैं गार्ड। तो स्फिंक्टर लगे होते हैं यहाँ पे, स्फिंक्टर। अब ओइसोफेगस से इस पे भी स्फिंक्टर लगे होते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहीं स्फिंक्टर लगा है, एनस में रेक्टम के पास भी स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है ना। ये स्फिंक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक तरफ गए तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं जाने देता है, ओनली वन डायरेक्शन। अब चलिए ये तो खत्म हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो सेकेंड है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखिए कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं और वो ग्लैंड्स कहलाते हैं। देखिए हमारे माउथ के पास यहाँ पे और उसके इधर, मतलब यहाँ से देखे तो पोस्टीरियर पोर्शन से देखे तो
हमारा जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होता है जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना, जो सैलाइवा जो लार उत्पन्न करता है वो 3 पेयर्स में होता है। तो बात करते हैं पहला होता है सैलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा लीवर होता है और तीसरा पैंक्रियाज होता है, ठीक है ना। लीवर क्या करता है, सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, लीवर्स क्या करता है और पैंक्रियाज क्या करता है, और ये कौन कौन से एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, और जितने सिक्रेट करते हैं एंजाइम वो सारा एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जितने भी एंजाइम्स जो सिक्रेट करते हैं वो सारा का सारा किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए, और उसको डाइजेस्ट कराने के लिए कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो वो सारा एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भेज देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो सैलाइवा सिक्रेट करता है, सैलाइवा सीक्रेट करता है, ठीक है ना। ये पोर्शन सबको समझ में आ गया। जो लीवर को बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स माना जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके। और ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है। ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है। एंड थर्ड इज द वन ऑफ पैंक्रियास, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इस यही है, ठीक है ना। डाइजेशन में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड इसी की है और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स भी है। सीक्रेट करता है इंसुलिन को, ठीक है ना, इंसुलिन को ये सीक्रेट करता है। तो ये हमने ग्लैंड्स को पढ़ लिए, सारे ग्लैंड्स को, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर लिए, फिर से हम इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की डिस्कस कर लिए। तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल मतलब अपना अदा करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। अगर डाइजेशंस करना हो हमारे पूर्ण रूप से कम्प्लीटिव रूप से तो कुछ एंजाइम्स की रिक्वायर्ड होती है। वो एंजाइम्स हमारे आते हैं इन ग्लैंड्स से, जो मैंने लिख दिया है, सैलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर्स एंड पैंक्रियाज। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी का, और जो पैंक्रियाज है वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स भी है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।